यहाँ पर हम आयब ज्ञात करने का दूसरा मेथड पढ़ेंगे। ये मेथड क्या कहता है कि जो हमारे पास इस तरह का अवकल समीकरण होगा उसके अंदर क्या होगा, ये समघात होगा, और जब भी ये समघात होगा और ये कंडीशन फॉलो करेगी, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, आयब मान लेंगे इसी को 1/mx + ny, इसको हम आयब मानेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए और ये समघात होना चाहिए। समघात होने का मतलब क्या है, m और n दोनों क्या होना चाहिए, समघात होना चाहिए। और इसकी पहचान करने का तरीका भी है। क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, हम m और n को देखेंगे, दोनों क्या होना चाहिए, समघात होना चाहिए। या दूसरा तरीका क्या है कि हम पूरा क्वेश्चन ही देख लेंगे, क्वेश्चन क्या होना चाहिए, समघात होना चाहिए। वैसे क्वेश्चन में है ही क्या, क्वेश्चन में m और n नहीं तो है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, समघात होना चाहिए। और ये यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये क्यों लगाई है, मान लो अगर ये जीरो था तो यहाँ पे हम क्या करते, जीरो पुट करते, तो यहाँ पे क्या आता 1/0, और ये तो अपरिभाषित हो जाता। इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर अब यहाँ पे देखो ये जीरो नहीं होगा तो हमारे पास आयब का मान मिल जाएगा हमें डायरेक्ट ही। लेकिन ये जीरो गया तो क्या होगा, तो आप देख सकते हो ये जैसे जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, m/n का मान क्या हो जाएगा -y/x, और इसका हल हो जाएगा इस तरह से डायरेक्ट x = cy। ये कैसे आया, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, mx + ny = 0। तो यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो mx = -ny, और यहाँ पे mx, यहाँ पे देखो ये n इस साइड में आ जाएगा तो m/n = -y/x। तो यहाँ पे आप देख सकते हो m/n = -y/x। तो ये तो यहाँ पे यहाँ तक तो हमने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद में हम आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो m dx + n dy लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी इसको भी हम सोल्व करेंगे इस तरह से पक्षांतरण करके। तो पक्षांतरण करके इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m/n = -dy/dx मिल जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो m/n, इसका मान हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, -y/x। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -y/x = -dy/dx। अब हम इसको सोल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखो इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो यहाँ पे देखो ये तो माइनस माइनस तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हट गया और ये भी हट चुका। अब यहाँ पे देखो y के पदों को एक तरफ करेंगे और x के पदों को एक तरफ करेंगे, तो इसको इस साइड में भेज दूंगा, वज्र गुणा में हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा dx/x, और इस साइड में क्या होगा, देखो ऊपर क्या है dy, और ये यहाँ से y इस साइड में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे y हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, log x और यहाँ पे हो जाएगा log y, और एक कांस्टेंट लगाना है तो कांस्टेंट में यहाँ पे लगा देता हूँ log c लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे log में क्यों लगाया, क्योंकि log को सोल्व करना आसान है इसलिए मैंने यहाँ पे log में लगा दिया। तो यहाँ पे आप देखो log प्रॉपर्टी यूज में लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log cy हो जाएगा। क्यों आए, क्योंकि जब भी दो log को ऐड करते हैं हम तो यहाँ पे जो भी लिखा होता है उसको गुणा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो log के अंदर मैंने cy को गुणा करके लिख दिया। अब log से log कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, x = cy। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है x = cy। तो इस तरह से ये इसका आंसर आया है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से हम इस में रूल नंबर 2 को यूज में लेंगे। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, उसकी सहायता से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे यूज में लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम एग्जाम्पल नंबर 8 को यहाँ पे सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 में हम सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको हम क्या करना चाहते हैं, यथातथ अवकल समीकरण वाली विधि से सोल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको कि जो हमारा क्वेश्चन है वो यथातथ है या नहीं है। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन होता है वो मानक रूप में होना चाहिए। मानक रूप कैसे होता है, m dx + n dy = 0, इस रूप में हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो dx का एक ही पद होना चाहिए और बाकी इसके साथ में एक फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो dx का एक ही पद है क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में, और यहाँ पे इसके साथ में एक फंक्शन हमें दिख रहा है यहाँ पे। फिर dy का यहाँ पे देखो एक ही पद होना चाहिए, तो यहाँ पे भी dy का एक ही पद और इसके साथ में एक फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्वेश्चन है ये पहले से ही मानक रूप में लिखा हुआ है। अगर मानक रूप में नहीं होता तो हम क्या करते, हमारा क्वेश्चन को चेंज करते, किस में, मानक रूप में, इस रूप में हम लिखते। तो इस रूप में होना जरूरी है क्वेश्चन का। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये यथातथ अवकल समीकरण है या नहीं है। तो यथातथ अवकल समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये चेक करेंगे, m का आंशिक अवकलन करेंगे y के सापेक्ष में, और ये बराबर होना चाहिए n का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष में। तो ये हमें चेक करना है। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम आयब ज्ञात करके इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये दोनों बराबर में नहीं है, ये इसके लिए हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखो m डैश बोल दिया मैंने इसको,
ऐसा क्यों बोला है कि ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हमने एम लिखा है, यहाँ पे एम डैश लिख दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एम को आपने एम डैश कर दिया और एन को एन डैश कर दिया, तो ये सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मैंने एम डैश एन डैश ले लिया यहाँ पे क्वेश्चन में। और यहाँ पे देखो ये लाइन, दोनों लाइन ये हम कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखते, ये तो मैं आपको सोल्व करना सिखा रहा हूँ इसलिए मैंने लिख दिया, वरना हमें वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई इक्वल टू 0, इससे तुलना करने पर हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। यानी कि एग्जाम में आपको जब भी लिखना है आपको वैसे ही लिखना जैसे मैंने पीडीएफ में आपको लिख के दिया। ऐप से आप पीडीएफ पढ़ लेना, जैसे वहाँ पे लिखा वैसे करना आपको। यहाँ पे मैं केवल आपको सोल्व करना सिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम आयप ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ये यथातथ अवकल समीकरण नहीं है यहाँ पे। तो अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको यथातथ अवकल समीकरण में बदलेंगे। बदलने के लिए हमें आयप ज्ञात करना है। और आयप कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि dx के 2 पद होने चाहिए और dy के भी 2 पद होने चाहिए। तो यहाँ पे तो रूल नंबर 1 नहीं लग रहा, तो हम रूल नंबर 2 यूज में लेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि समघात होना चाहिए। समघात का मतलब है कि प्रत्येक पद में घातों का जो योग होना चाहिए वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो घात कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे घात कितनी है 3 है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे टोटल घात कितनी है 2 + 1, 2 तो x की 1 y की, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ पे इसकी भी घात हमारे पास 3 आ रही है, तो सभी की घातें हमें क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। तो यहाँ पे रूल नंबर 2 लग रहा है यहाँ पे कि समघात है यहाँ पर। अब इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो क्या कहता है कि हमारे पास यहाँ पे देखो, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें इस तरह से होना चाहिए। ये जो एम है इसको हम एक्स से गुणा करते हैं, यहाँ पे हम एम के बजाय एम डैश लिया है, तो एम डैश को एक्स से गुणा करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे एन डैश को वाई से गुणा करेंगे। इसको ऐड करने के बाद हमें 0 नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्या है, यथातथ नहीं है, ये हमें पता चल चुका। अब हम ये चेक करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो एम डैश एक्स और एन डैश वाई हमने यहाँ पे ज्ञात करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एम डैश एक्स और एन डैश वाई ज्ञात करोगे तो आपको माइनस का वाई की पावर 4 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्राप्त करके देखा है। और ये क्या हो रहा है, 0 नहीं आ रहा। अगर मान लो ये 0 होता तो क्या हो जाता, 1/0 और 1/0 तो इनफाइनाइट हो जाता। तो ये 0 भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। अगर ये सही है तो हम क्या हो जाएगा, आयप हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये आयप ज्ञात करना हमने सीखा था। जो रूल नंबर 2 होता था, रूल नंबर 2 में हमने ये सीखा था कि आयप होगा इस तरह से, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होता तो ये अभी अपरिभाषित हो जाता, तो हमें पता चल जाता। तो हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये 0 होगा या नहीं होगा, हम डायरेक्ट लगाएंगे, क्योंकि जब भी 0 होगा अपरिभाषित हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये तो अपरिभाषित नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि ये 0 नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास आयप का मान। अब देखो हमने यहाँ पे देखो रूल नंबर 2 के अंदर क्या होता है, आयप हमें मिल चुका है। अब आयप को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं क्वेश्चन से, लेकिन हमें ऐसा ध्यान होना चाहिए कि हम क्वेश्चन से डायरेक्ट गुणा नहीं करते। हमें पहले चेक करना होता है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इस रूम में होना चाहिए हमारा क्वेश्चन। अगर नहीं है तो हम बदलते हैं फिर गुणा करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पहले से इस रूम में, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आयप को क्वेश्चन से गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन से गुणा कर देते हैं हम यहाँ पर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने क्या किया, आयप से गुणा कर दिया। तो आयप से गुणा करके हमने इस तरह से लिख दिया। ध्यान रखना, कभी भी आयप से गुणा करने के बाद सोल्व मत करना, जैसे आ रहा वैसे रखना। यहाँ पे आयप से गुणा करने के बाद आपको ये फंक्शन मिल रहा है तो आपने इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया। यहाँ पे भी आयप से गुणा करने के बाद ये फंक्शन मिला तो इसको ऐसे कैसे छोड़ देना। ऐसा नहीं है कि लघुत्तम लेके इसको आगे सोल्व कर दे, ऐसा मत करना आप। बस केवल जितना आपको यहाँ पे मिलेगा वैसे रखना। अब हमें ये इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन हम चेंज करके इस तरह से हो चुका है। ये हो चुका हमारे पास सेकंड, ये क्वेश्चन बदल चुका है। अब हम देखो इसको सोल्व करेंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि आयप से तो हमने इसको गुणा कर दिया, तो ये यथातथ रूप में बदल चुका है। तो ज़रूरी नहीं है, केवल रूल नंबर 1 ही एक ऐसा रूल है जिसके अंदर एक बार आप आयप से गुणा कर देते हो तो 100% वो यथातथ में बदल जाता है। इसके अलावा जितने भी मेथड मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सबको आपको चेक करना पड़ेगा कि यथातथ में बदला है या नहीं बदला है। तो हम एक बार इसको वापस चेक करेंगे कि हमने आयप से गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद ये यथातथ अवकल समीकरण बनी है या नहीं बनी है, तो चेक करते हैं हम इसको यहाँ पे। तो आप देख सकते हो हम वापस इसको तुलना करेंगे इससे। देखो यहाँ पे मैंने एम डैश एन डैश क्यों लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वापस इसको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम रूल नंबर 1 के अलावा आप रूल नंबर 2 यूज में लो, रूल नंबर 3 यूज में लो, या रूल नंबर 4, यहाँ पे 4 या 5,
यहाँ पे इनमें से कोई सा भी यूज में लो आपको वापस चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें वापस चेक करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एम और एन यहाँ पे ले लिया, क्योंकि मुझे एम और एन यहाँ पे लेना था, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डैश लगा सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसकी तुलना करेंगे। तो देखो dx के साथ में जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, m कहेंगे, और dy के साथ में जो भी आएगा उसको हम क्या कहेंगे, n कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो dy के साथ में जो n था उसको यहाँ पे देखो इसको n कह दिया और इसको हमने m कह दिया। तो हमें यहाँ पे m और n का मान हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हम चेक करेंगे कि यथातथ अवकल समीकरण है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, m का आंशिक अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, फिर ये बराबर होना चाहिए n का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष, ये इसके बराबर में होना चाहिए। यदि ये ऐसा होगा तो ये यथातथ अवकल समीकरण होगी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे m का आंशिक अवकलन करेंगे y के सापेक्ष तो हमें ये मिलेगा, और n का आंशिक अवकलन करोगे आप x के सापेक्ष तो भी आपको यही मिलेगा। तो हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि ये क्या है, यथातथ अवकल समीकरण है। और यथातथ अवकल समीकरण को सोल्व करना तो आपको आता है। जो हमारा ये क्वेश्चन है ये यथातथ अवकल समीकरण में बदल चुका है। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा जो क्वेश्चन है वो केवल ये है, इसको सोल्व करना है। और इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 सोल्व किया था सेम टू सेम वैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि यथातथ अवकल समीकरण को सोल्व करने का तरीका तो सेम है। p ज्ञात करना है, फिर हमें क्या करना है, फंक्शन ऑफ y ज्ञात करना है और इसको c के बराबर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, p ज्ञात करेंगे। तो p ज्ञात करने के लिए मैं p का फॉर्मूला यहाँ पे यूज में लूँगा। तो आप देख सकते हो p का फॉर्मूला होता है इस तरह से कि हमें m का अवकलन करना है x के सापेक्ष में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा m है इसके अंदर तो y भी आ रखा है। तो y का क्या होगा, y को हम क्या करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे। तो जब भी आप एग्जाम में सोल्व करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि हम y को कांस्टेंट मानते हुए इसको समाकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने m का मान रख दिया, यहाँ से उठाकर तो हमने m का मान रख दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखोगे आप तो ये क्या है, y तो कांस्टेंट है, तो x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है। और x की पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा इस तरह से, x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, और ये माइनस का पहले से आ रहा है, y की पावर 3 भी पहले से आ रहा है। तो इस तरह से हमें p का मान मिल चुका है। अब p का मान में हमें मिल चुका है, हमें ज्ञात करना फंक्शन ऑफ, यहाँ पे देखो इसका आंसर इस तरह से होता है p प्लस फंक्शन ऑफ y इक्वल टू c। तो हमें यहाँ पे y भी ज्ञात करना, फंक्शन ऑफ y हमें यहाँ पे ज्ञात करना। तो फंक्शन ऑफ y का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो ये होता है फंक्शन ऑफ y का सूत्र, यहाँ पे तो ये फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, n का मान हम क्या करेंगे यहाँ से पुट कर देंगे, और p का आंशिक अवकलन y के सापेक्ष। तो ये हमारे पास p है, इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे हमें इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डायरेक्ट बहुत शॉर्ट में डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दी। ये कैसे किया, बिना मैंने इसको सोल्व नहीं किया, और मैं कभी भी इसको सोल्व नहीं करता, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। और मुझे कैसे पता चलता है कि यहाँ पे ये आएगा, तो इसका शॉर्टकट मेथड है वो मैं आपको अभी बताऊँगा। तो यहाँ पे देखो y का 1/y का इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log y आ गया। तो हमें यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ y मिल चुका है और p भी मिल चुका है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा है। यहाँ पर इसको मैंने 1/y कैसे लिखा, तो उसका आंसर ये जो है इसको चेक करने का तरीका है कि हमारे पास जो n होता है उसको चेक करो आप। इसके अंदर आपके पास x वाले पद होने चाहिए, नहीं है तो अच्छी बात है। अगर x वाले पद है तो हम क्या करेंगे, उसको 0 से गुणा कर देंगे। जहाँ पे भी x वाला पद है, इस पूरा पद में x है तो हम इस पूरे पद को हम 0 से गुणा कर देंगे। तो 0 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, 1/y। तो ये 1/y इसका मान होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये 1/y, तो यहाँ पे हमें देखो फंक्शन ऑफ y मिल चुका है। अब इसका आंसर होता है इस तरह से p प्लस फंक्शन ऑफ y इक्वल टू c, ये होता है इसका आंसर। तो यहाँ पे हम p का मान रखेंगे, फंक्शन ऑफ y का मान रखेंगे और इसको c के बराबर लगा देते हैं। तो देखो p का मान तो हम यहाँ से रख देंगे, फंक्शन ऑफ y का मान यहाँ से रख देंगे। तो यहाँ पे देखो p का मान हमने यहाँ पे रख दिया और फंक्शन ऑफ y का मान भी हमने यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे देखो c लिखना है हमें, c क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, log c लिख दिया। ज़रूरी नहीं है आप log c लिखो, आप इसको हटाकर यहाँ से c भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहेगा। तो आप ऐसे लिखो तो भी गलत नहीं है, और इसको हटाकर आप c लिख दो तो भी गलत नहीं है, तो दोनों सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 का आंसर। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा सोल्व करके लिख सकते हो। इसको क्या करो, 3y की पावर 3 से गुणा कर दो, तो ये यहाँ से नीचे हट जाएगा, वो आपकी इच्छा है। फिर आगे आप सोल्व करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो ये भी एग्जाम्पल नंबर 8 का आंसर है, और आप इसको इस तरह से लिखना चाहते हो तो ये भी एग्जाम्पल नंबर 8 का आंसर है। अब देखो ये मैंने कैसे लिखा है, मैंने क्या कहा था कि हम इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख सकते हैं। तो मैं ये बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको कैसे सोल्व किया। मैंने यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टी यूज में ले ली। लॉग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यहाँ पे देखो ये माइनस में था तो इसको तो मैंने इस साइड में भेज दिया। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि मैंने इसको कैसे किया। यहाँ पे देखो लॉग वाई, लॉग है यहाँ पे लॉग, और यहाँ पे देखो
दो लोग यहाँ पे ऐड हो रखे हैं। जब भी दो लोग ऐड होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, गुणा करके लिख देते हैं। कैसे, ये जो माइनस यहाँ पे y और ये c जो इसके अंदर आता है उसको हम गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cy हो जाएगा। और इस साइड में क्या हो जाएगा, बराबर के इस साइड में ये जाएगा तो ये पक्षांतरण हो गया, तो ये प्लस में हो जाएगा 1/3 x⁻³ और डिवाइड में y⁻3। अब यहाँ से देखो मैं log को हटाऊंगा, तो log को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो क्या हो जाएगा cy हो जाएगा, और log को हटाएंगे तो ये e की पावर में चल जाएगा 1/3 x⁻³ डिवाइड बाई y⁻3 इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे, आपको ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि ये हमने कैसे प्राप्त किया, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हो और आप इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे लिखा है, बस आपको सोल्व करना आना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।